मेडिकल साइंस में जो भी बड़ी बड़ी कामयाबियां होती हैं, उनके पीछे एक कहानी छिपी होती है। ये कहानी है उन साहसी वॉलंटियर्स की जो विज्ञान के लिए अपना भरोसा दांव पर लगाते हैं। पर जब वो आगे आते हैं तो ये सवाल उठता है कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है। और ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये मॉडर्न मेडिकल एथिक्स की, मतलब चिकित्सा नैतिकता की एकदम बुनियाद है। जब वैज्ञानिक कुछ नया खोज रहे होते हैं तो इस पूरी प्रोसेस में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनको किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए क्या कोई सिस्टम है? तो इसका जवाब है एक खास तरह की कमेटी। इसे IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कहते हैं, या कुछ जगहों पर IEC यानी इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी भी। इन्हें हम रिसर्च की दुनिया के अनसीन गार्डियंस, मतलब अनदेखे संरक्षक कह सकते हैं। ये एक आज़ाद कमेटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, रिसर्च में शामिल हर इंसान की सुरक्षा और उसके अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना। लेकिन इनका काम सिर्फ सेफ्टी चेकलिस्ट टिक करना नहीं है। ये कमेटी ये भी देखती है कि जो रिसर्च हो रही है साइंटिफिकली वो कितनी सॉलिड है, क्या लोगों को फेयर तरीके से चुना जा रहा है, और सबसे ज़रूरी बात कि जो फायदा होगा क्या वो रिस्क से कहीं ज़्यादा है। तो अब सवाल यह है कि इस वॉचडॉग कमेटी में आखिर होता कौन है, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए किस तरह की टीम चाहिए? देखिए, ये कोई ऑर्डिनरी कमेटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बैठे हैं। नहीं, उनके साथ एक लीगल एक्सपर्ट या कोई एथिसिस्ट, मतलब नैतिकतावादी भी होता है। और सबसे ज़रूरी, एक ले पर्सन, यानी एक आम इंसान जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। पता है क्यों? ताकि हर फैसला सिर्फ साइंस के चश्मे से ना देखा जाए। और यही दो चीज़ें हैं जो इस कमेटी को असली ताकत देती हैं: इंडिपेंडेंट होना और मल्टीडिसिप्लिनरी होना। मतलब वो पूरी तरह से आज़ाद हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं होता, और उसमें हर फील्ड के लोग हैं। इसका नतीजा, उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है: पार्टिसिपेंट्स के हितों की रक्षा। अच्छा, तो अब ये काम कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई नई रिसर्च प्रपोजल इनके पास आई, तो ये कमेटी उसे जांचती कैसे है? उनके पास एक बहुत ही सख्त एथिकल चेकलिस्ट होती है, और हर स्टडी को उस चेकलिस्ट से होकर गुजरना ही पड़ता है। ये कमेटी कुछ बहुत ही फंडामेंटल लेकिन ज़रूरी सवाल पूछती है, जैसे क्या ये रिसर्च डिज़ाइन साइंटिफिकली साउंड है? फिर क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स पोटेंशियल रिस्क को आउटवे करते हैं, मतलब फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा हैं या नहीं? इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या? क्या लोगों को साफ साफ आसान भाषा में सब कुछ बताया जा रहा है? और आखिर में उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, उनका डेटा, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? आप देखिए, हर रिसर्च एक जैसी नहीं होती, राइट? किसी में रिस्क ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम। तो रिव्यू प्रोसेस भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जो स्टडीज ज्यादा रिस्की हैं उनके लिए फुल बोर्ड रिव्यू होता है, मतलब पूरी कमिटी एक साथ बैठकर रिव्यू करती है। और जिन स्टडीज में रिस्क बहुत कम है उनके लिए एक एक्सपीडाइटेड रिव्यू, मतलब एक तेज प्रोसेस है। इससे सिस्टम एफिशिएंट रहता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि IRB का काम बस रिसर्च को अप्रूव करना है। अप्रूव का स्टैंप लगाया और काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि अप्रूवल के बाद ही उनका असली काम शुरू होता है। वो स्टडी को लगातार मॉनिटर करते हैं, शुरू से आखिर तक। और सेफ्टी को लेकर ये लोग कितने सीरियस हैं, इसका अंदाजा आप इन टाइमलाइन से लगा सकते हैं। अगर स्टडी के दौरान किसी पार्टिसिपेंट के साथ कुछ भी सीरियस होता है, कोई सीरियस एडवर्स इवेंट, तो इन्वेस्टिगेटर को सिर्फ 24 घंटे के अंदर स्पॉन्सर और एथिक्स कमेटी को रिपोर्ट करना होता है। ये एक तरह का इमरजेंसी अलार्म है। 1 साल, ज्यादातर केसेस में IRB का अप्रूवल सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। क्यों? सोचिए जरा, ये एक मैंडेटरी सेफ्टी चेक पॉइंट है। हर साल कमेटी ये देखती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, कहीं रिस्क बेनिफिट बैलेंस तो नहीं बिगड़ गया। मतलब अप्रूवल कोई ब्लैंक चेक नहीं है जो एक बार दे दिया और भूल गए। और IRB का काम और भी गहरा है। वो ये समझते हैं कि सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब उनके एक्सप्लॉयटेशन का खतरा ज्यादा होता है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन लोग हैं। जैसे कि बच्चे और किशोर, उनके केस में एक ड्यूअल परमिशन सिस्टम होता है। मतलब माता पिता की सहमति तो चाहिए ही, जिसे कंसेंट कहते हैं, पर साथ ही जब भी बच्चा समझने लायक हो तो उसकी खुद की सहमति भी ली जाती है। इसे एसेंट कहते हैं। ये बच्चे की अपनी समझ और मर्जी का सम्मान करने का एक तरीका है। फिर आते हैं वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यहाँ IRB को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
देखिए, रिसर्च में हिस्सा लेने पर जो पैसा मिलता है वो उनके समय और ट्रैवल का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, रीइंबर्समेंट होना चाहिए। वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कोई सिर्फ पैसे के लालच में बिना सोचे समझे किसी रिस्क की स्टडी के लिए हाँ कह दे। इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात आती है गर्भवती महिलाओं की। यहाँ एथिकल कंसिडरेशंस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो जानें दांव पर होती हैं, माँ और होने वाला बच्चा। तो आईआरबी को दोनों के लिए पोटेंशियल रिस्क्स और बेनिफिट्स को बहुत बहुत ध्यान से तौलना पड़ता है। तो ये सब रूल्स, ये कमेटीज, ये चेकलिस्ट्स, इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन सब का निचोड़ एक शब्द में है, ट्रस्ट, विश्वास। आईआरबी जो ये सारा काम पर्दे के पीछे करती है, वही वो नींव है जिस पर मॉडर्न मेडिसिन पर हमारा भरोसा टिका हुआ है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। ये सारी प्रोसेसेस, सारे रेगुलेशंस, इन सब का एक ही कोर पर्पस है, उन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के अधिकारों, उनकी सेफ्टी और उनकी वेलबींग की रक्षा करना। तो अगली बार जब हम किसी ऐसी दवा के बारे में सुने जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि उसकी कहानी की शुरुआत भरोसे से हुई थी, उन वॉलंटियर्स के भरोसे से और उस सिस्टम पर भरोसे से जो उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, हमें और किन किन जगहों पर ऐसे ही अनदेखे संरक्षकों की जरूरत है।